हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप के बाद ना जिस बात का हमें इंतजार था कि जो स्टेटमेंट हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने दी थी ना, वो एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है। और जब ऐसा ऐसा वक्त गुजरता गया और सारी चीजें होती गई तो उसके बाद हमें लगना शुरू हो गया कि यार ये जो है ना सिर्फ एक जिस तरह कहते हैं हवाई फायर था, इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं इसके ऊपर कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है। और एक वक्त तो ऐसा भी लगा कि हमने उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गई हर साल की तरह और हमेशा की तरह। हमें ये लगा कि जिस तरीके से हम अपनी टीम को काउंटर करते हैं और हम अपनी टीम का शुमार हमेशा टॉप 4 की टीमों में करते हैं, तो इस साल भी हमें यही लगेगा कि हमारी टीम शायद टॉप 4 में रहने वाली है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आई तो हमारी टीम क्या कहते हैं कि आयरलैंड, अमेरिका, युगांडा, जिम्बाब्वे, नमीबिया, इनकी परफॉर्मेंस से भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दिखाई और राउंड के मैचों में हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और जिसके ऊपर हम बहुत मायूस हुए। वर्ल्ड कप से पहले हमने वीडियोस की थी कि जिस तरीके से ये हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है तो ये टॉप 4 की टीम है कि जिस तरीके से इसके अंदर बड़े अच्छे प्लेयर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रहने वाले प्लेयर्स भी इसके अंदर मौजूद थे और पीएसएल के टॉप परफॉर्मर भी इसके अंदर मौजूद थे। तो इसी तरीके से फिर हमारी तलाश शुरू हुई कि जी हमें क्या किया जाए वर्ल्ड कप जीतने के लिए, हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो हमने नजरें दौड़ाई और हमने तलाशना शुरू कर दिया और हमारी तलाश खत्म हुई इमाद वसीम और आमिर के ऊपर आकर रुकी। यहां हमें लगा कि ये एक पुराना एक्सपीरियंस है, जिस तरह कहते हैं पुराना चावल है, पुराना चावल बहुत फायदेमंद होता है। और वही हमने किया और हमने उठा के उनको अपनी टीम में डाल दिया, टीम में ऐड कर दिया और हमने एक पूरा लाओ लश्कर तैयार किया वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए। 5 बंदों की कमेटी हमने बना दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 5 सेलेक्टर पहली दफा इस वक्त मैदान में हमें टीम सेलेक्ट करते हुए नजर आए। फिर हमने सोचा कि यार अब तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले एक बंदे की हुक्मरानी होती थी, बंदा एक ही फैसला करता था, जिसको वो चाहता था सिलेक्ट कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 5 बंदे सिलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राय मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन जब राय अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है जब 5 बंदे एक प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो वो अच्छा ही निकल कर आएगा। और करते कराते कि हमारी टीम सिलेक्ट होगी और टीम ने बैग पैक किया वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारी टीम यूएसए चली गई। और वहां जाकर जिस तरह टीम ने परफॉर्म किया वो हमारे लिए दर्द दिल, दर्द सर, गम आंसू और पता नहीं क्या क्या वो परफॉर्मेंस हमारे लिए पाकिस्तानी टीम लेकर आई। उसके बाद जिस तरीके से हम हारे, जिस तरीके से हम जिस तरह कहते हैं कि बोझल दिल के साथ, बोझल कदमों के साथ हम वर्ल्ड कप से रुखसत हुए, तो हमें लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। फिर हमने देखा कि यार आखिरकार गलत चल क्या रहा है। और फिर हमने जब नजरें दौड़ाई, हम 2-3 साल पीछे गए तो हमें नजर आया कि कहीं ना कहीं वो जो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलती है लाहौर कलंदर की और उनके दामाद, अब सुसर और दामाद का गेम यहां से शुरू होता है। और सुसर और दामाद सोशल मीडिया पे बैठ गए, प्रिंट मीडिया पे बैठ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ गए और एक दूसरे के गुण गाने शुरू कर दिए। और जिस तरीके से कंपेन चलाई शाहिद खान अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, उसको लेकर, उसकी कैप्टनसी को लेकर, फिर कहीं ना कहीं हमने सोचा, हमने बयानात सुने कि जी बहुत हो गया, बाबर आजम यार क्या कर रहे हो, बहुत तो कप्तानी कर ली, अब हट जाओ, अब किसी और को मौका देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी हमारा दिल मुतमिन नहीं था कि कहीं ना कहीं ये बाबर आजम की अचानक कैप्टनसी हमें क्यों खराब लगने लग गई। कि जब हमने देखा कि इससे पहले हम इस तरह का सिनेरियो भुगत चुके हैं कि जब सरफराज अहमद खान एक अच्छा खासा मतलब ये कि ट्रैक रिकॉर्ड और जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चलती हुई गाड़ी और उसके ड्राइवर को और उसके हमने की मतलब प्लेयर्स को और उसके हमने ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए मेन किरदार को, मेन कैरेक्टर को हमने उठा के साइड लाइन कर दिया। फिर हम इस तरह का कोई सिनेरियो दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। लेकिन हमें पता नहीं था कि इसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, इसके पीछे भी सियासत हो रही है। कि जिस तरीके से बाबर आजम बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थे। फिर एक वक्त आया कि बाबर आजम से कप्तानी ले ली गई, शादाब को दी, उसके बाद शाहीन को दी। वो कहीं ना कहीं जो बैकडोर में बहुत सारी बातें चल रही थी वो हमारे दिल को मुतमिन नहीं कर पा रहे थे कि यार अचानक बाबर आजम एक ऐसा कैप्टन के जिसने
2022-23 में अगर हम उसकी जीत का तनासुब देखते हैं तो हमें तकरीबन 65 नजर आता है। फिर उसके बाद 2023 का ओडीआई हम देखते हैं तो 73 हमें नजर आता है। फिर हमने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया। ये चीजें कहीं ना कहीं माइंड में जो है ना खटक रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं बाबर आजम की तारीफ कर रहा हूं और क्यों ना करूं बाबर आजम की तारीफ। बाबर आजम की तारीफ बनती भी है कि जिस तरीके से बाबर आजम ने टीम के अंदर एक यूनिटी पैदा की और टीम को लेकर चले, लेकिन ये सारे माहौल को खराब करने के लिए फिर कुछ चेहरे हमारे मंजर आम पर आते हैं और उन्होंने जिस तरह खिलवाड़ किया हमारी टीम के साथ और जिस तरीके से हम वर्ल्ड कप में हारे, बल्कि हारे नहीं, हमें खुद हराया गया और जिस तरीके से अब बातें निकल कर आ रही हैं, तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बड़ी डीप से देख रहे थे। और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ और जैसे ही पाकिस्तानी टीम का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, हमारी टीम बाहर निकली, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप टीम को एक बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है और वही सर्जरी जो मैंने पहले जिक्र की थी, अब उसको देखने वाली बात यह थी कि अब ये इस सर्जरी का रिएक्शन कब आएगा। हम समझे थे कि इस तरह सर्जरी भी दम तोड़ गई, लेकिन वन बाय वन जिस तरीके से अब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकातें करनी शुरू की और जिन कैरेक्टर ने बाबर आजम के अगेंस्ट जो एक साजिशी कैरेक्टर अदा किया था, वो भी हमें खुलकर नजर आने लगा। अब देखिए, बाबर आजम की इज्जत अल्लाह ताला बार बार बचा रहा है, उसकी कोई वजह है। अब करना यूं हुआ कि ये लोग सारी बैकडोर के अंदर, इनके अंदर सारी कमान आ गई, चीफ सेलेक्टर भी बन गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टोटल करता धरता ये बन गए और अपने मनपसंद चेहरे भी ये वापस ले आए। फिर अचानक यहां मोड़ के अंदर एक और तब्दीली आती है और पिक्चर जो है ना एक थ्रिलर की तरफ चली जाती है जब अपॉइंटमेंट होती है गैरी क्रिस्टन की। अब ये एक टर्निंग पॉइंट था कि कहीं ना कहीं जो बाबर आजम को दोबारा खींच कर लाने वाली थी। अब जब मोहसिन नकवी साहब ने गैरी क्रिस्टन से बात की कि जी ये हुआ क्या है, तो गैरी क्रिस्टन ने सबसे पहले जो नाम लिया वो शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया। मैंने बहुत पहले एक वीडियो की थी पीएसएल के हवाले से कि जिसके अंदर मैंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी की घटिया कप्तानी सामने आ गई। ये जो लफ्ज मैंने घटिया इस्तेमाल किया था, इसके ऊपर मेरे चाहने वाले और मेरे जानने वाले इन्होंने मुझे कहा कि जी आपने ये बहुत बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया है, आपको ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने कहा देखें, वक्त से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब हम कोई बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा तजुर्बा, कहीं ना कहीं हमारी जो कहते हैं कि स्टडी, जो हमने पढ़ा होता है, जो हमने सुना होता है और जो हमने देखा होता है, उसके पंसे मंजर में हम ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो इसको लेकर उस वक्त तो मेरे ऊपर बात हुई और मैंने कहा कि इसका जवाब अनकरीब आएगा और अल्लाह ने ऐसा करना किया कि जिस तरीके से बाबर आजम की इज्जत अल्लाह ताला ने रखी, इसी तरीके से मेरी इज्जत भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बच गई। अब मैं उन लोगों को जवाब देने के काबिल बना हूं कि आप हमारी बात नहीं सुनते तो जरा सुनिए गैरी क्रिस्टन साहब क्या कह रहे हैं। और गैरी क्रिस्टन साहब ने अब जब मोहसिन नकवी से बात की तो उन्होंने जो नाम लिया, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने पूरे डगआउट का माहौल खराब किया, जिसने ग्रुपिंग की। अब जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिली पीएसएल की और 2 टाइटल उसने जितवाए, तो कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी के अंदर कप्तानी का लालच जरूर आया और शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को जो है ना इमरान खान और कपिल देव समझने लग गए कि मैं इतना बड़ा अब कैप्टन बन गया हूं कि मैंने 2 टाइटल जितवा दिए। और बैक पे तो सुसर साहब थे ही कि जो पूरी सपोर्ट कर रहे थे। अब गैरी क्रिस्टन ने जो बातें खोल कर रखी हैं और जो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बताया है कि जी क्या क्या होता रहा वर्ल्ड कप के अंदर, किस तरीके से बाबर आजम के साथ किया गया, किस तरीके से बाबर आजम की कप्तानी को फेल करने की कोशिश की गई और किस तरीके से मेरे साथ और जो टीम की मैनेजमेंट थी, जो टीम का स्टाफ था, उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी का क्या बिहेव था, वो सारी बातें मोहसिन नकवी के सामने गैरी क्रिस्टन ने खोल के रखी है। देखिए, मिकी आर्थर ने भी यही किया था जब मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी टीम को संभाला था और जिस तरीके से सरफराज के साथ मिलकर उसने पाकिस्तानी टीम की सर्जरी की थी और उसके बाद जो टीम का रिजल्ट आया था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जमीन से उठी और आसमान छूने लगी थी और कहीं ना कहीं जब बाबर आजम को कप्तानी मिली तो ये सारी चीजें हमें उस वक्त भी नजर आने लगी। लेकिन जाहिर बाबर आजम कुछ लोगों को पसंद नहीं थे और उसके साथ भी वही किया गया जो सरफराज अहमद साहब के साथ किया गया, जो हमने उसके साथ किया। तो ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आ चुकी हैं और बिला आखिर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक
कि जिनको रुक्का भेज दिया गया है कि जी अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपकी जगह नहीं रही, आप जाइए। आप देखिए क्रिकेट बोर्ड का एक इतना बड़ा लाव लश्कर, पाकिस्तानी टीम हार गई है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि टीम पाकिस्तान क्यों हारी है, वजह क्या है। तो ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और अब सर्जरी हो रही है। और जो बड़ी सर्जरी की बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, अब बहुत सारे नाम आ रहे हैं, अब पाकिस्तानी टीम के अंदर भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या देखते हैं? शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी कुछ ऐसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, इन सारी चीजों को अपनी कीमती राय हमें जरूर अदा कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आने वाली जो भी अपडेट है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।